नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम पढ़ रहे हैं वो है आयोनाइजेशन। एंथैल्पी। एंथैल्पी एक थर्मोडायनेमिकली वर्ड है जिसमें क्वांटिटी स्पेसिफाइड होती है, मतलब आप जो भी डिस्कशन कर रहे हैं वो 1 मोल या 1 ग्राम एटम मेटल के लिए कर रहे हैं तो आप उसे एंथैल्पी वर्ड कह सकते हैं। जनरल क्वांटिटी अगर 1 मोल या 1 ग्राम एटम के अलावा कुछ भी है तो उसको एंथैल्पी की जगह एनर्जी कह सकते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी जनरली लो होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी किसी भी मेटल को एलिमेंट को दी जाने वाली एनर्जी होती है जो उसके आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिक्वायर्ड होती है। इसमें कंडीशन होती है कि मेटल गैसियस स्टेट में होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट गैसियस स्टेट में होना चाहिए। तो अगर हम आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं जो कि 2 इलेक्ट्रॉन है तो जो भी एनर्जी देंगे उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। और जैसे हमने कहा कि हमें इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी जनरली कम देनी पड़ती है, वजह है इनकी बड़ी साइज़। हम पहले कह चुके हैं कि अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल लेफ्ट साइड में है और साइज़ राइट में जाने पे कम होती है, और लेफ्ट में अगर ये स्टार्टिंग है जिसमें साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी है तो साइज़ बड़ी होने का सीधे इफेक्ट ये पड़ता है कि जो आउटरमोस्ट शेल है वो न्यूक्लियस से काफ़ी दूर होती है और प्लस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से आपको इस अट्रैक्शन को रिमूव करने के लिए एनर्जी कम देनी पड़ेगी। देयरफॉर वी कॉल लो आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी कम होने का इफेक्ट ये पड़ता है कि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन देते हैं क्योंकि इन्हें ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करनी पड़ रही है। केमिस्ट्री में अगर एनर्जी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है तो स्टेबिलिटी कम हो रही है, तो ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसलिए दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, देयरफॉर दे आर कॉल्ड मेटल्स। हम कहते हैं इन्हें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स बेसिक होते हैं, अल्कलाइन नेचर के होते हैं और ये अर्थ क्रस्ट में बहुत मिलते हैं, देयरफॉर अर्थ में मिलते हैं, देयरफॉर दे आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल। आसानी से इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की वजह है इनकी लो आयोनाइजेशन एनर्जी। और यदि मैं इन्हें कंपेयर करूं विथ अल्कली, अगर मैं इन्हें अल्कली के साथ कंपेयर करूं तो मुझे इन 2 बेसिस पे करना पड़ेगा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। पहले ये क्या होता है मैं आपको बता दूं, फिर एक एग्जाम्पल लेके हम कंपेयर करेंगे लिथियम और बेरिलियम को। अगर इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और अगर मैं दोनों निकालना चाहती हूँ तो दोनों एक साथ इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल नहीं होता। ये इलेक्ट्रॉन एक के बाद एक ही निकाले जा सकते हैं और वन बाय वन जो एनर्जी दी जाती है उससे रिस्पेक्टिवली फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। जो पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसे फर्स्ट कहेंगे, जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसे सेकेंड कहेंगे। चलिए हम लिथियम और बेरिलियम के एग्जाम्पल से समझते हैं। लिथियम में प्रोटॉन का नंबर 3 है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,1। फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 1। ये जो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है ये हीलियम से मिलता होता है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। अब यहाँ प्रोटॉन आ जाए तो नंबर है 4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट शेल में 2 और सेकेंड शेल में 2। अगर इस सेकेंड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये s के 2 इलेक्ट्रॉन हैं जिसे कहते हैं ऑक्टेट का कंप्लीट होना। और आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा पढ़ते हैं कि अगर ऑक्टेट आधा भरा है या पूरा भरा है तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है। एस के केस में आधा वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता, उसे समझने के लिए आपको एक्सचेंज एनर्जी और कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। पर ये कह सकते हो फिलहाल कि एस में 2 स्टेबल हैं, पी में 3 और 6 स्टेबल है, डी में 5 और 10 स्टेबल है और एफ में 7 और 14 स्टेबल है। तो यहाँ पर एस में मैंने कहा 2 स्टेबल है, मतलब इसके पास फिलहाल जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल है। और डेफिनेटली अगर आप इसका एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो रिलेटिव बनने वाली नई आयन कम स्टेबल होगी। इसका मतलब इसमें ऑलरेडी स्टेबिलिटी है, इसलिए इससे इलेक्ट्रॉन निकालना इतना आसान नहीं होगा। जबकि यदि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसके बाद जो उसको कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है वो हीलियम गैस के जैसा है, जो कि एक इनर्ट गैस है जो स्टेबल गैस मानी जाती है। इसका मतलब बेरिलियम के केस में इलेक्ट्रॉन देने पर वो स्टेबल से अनस्टेबल हो रहा है, जबकि लिथियम के केस में वो इलेक्ट्रॉन देने पर अनस्टेबल से स्टेबल हो रहा है। इसका मतलब बेरिलियम जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा उतनी आसानी से लिथियम इलेक्ट्रॉन दे देगा। जिसे मैं आसानी कह रही हूँ वो एक्चुअली आयोनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। इसकी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालने की जो एनर्जी है, और इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, मतलब इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने की जो एनर्जी है, उनकी वैल्यू के बेसिस पे कंपेयर किया जाता है। ये कहूँगी ये लिथियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है और ये बेरिलियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, और ये जो है वो ज़्यादा होगी और ये कम होगी। वजह आपको मेरे ख्याल से क्लियर है।
वजह ये है कि क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे के स्टेबल हो रहा है इसलिए इसमें रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं लगेगी, क्योंकि इसको बेनिफिट है इसलिए कम एनर्जी में भी दे देगा, इसलिए फर्स्ट आयन एनर्जी कम लगेगी। परंतु ये आप इसे स्टेबल से अनस्टेबल बना रहे हैं इसलिए आसानी से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, इसलिए आपको एनर्जी इसको ज़्यादा देनी पड़ेगी। मगर जैसे ही आप इनमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, lithium become lithium 1 positive ion and beryllium become beryllium 1 positive ion। आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो कुछ ऐसा है, प्रोटॉन के नंबर में कोई चेंज नहीं आए हैं 3 और अभी इससे प्रोटॉन के नंबर 4 है। पर यदि मैं इलेक्ट्रॉन के नंबर की बात करूं तो इसके पास है 2 और 0, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास में, और इसकी बात करूं तो इसके पास है 2 और 1। आयन एनर्जी पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। अब आप देखें, अब मैं इसमें जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालूंगी ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन इसका ये होगा, जबकि इसमें से होगा तो इससे लगने वाली कहूँगी एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड, और इसे कहूँगी आयन एनर्जी सेकेंड। सिंपल है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी। अब आप देखिए ये अब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाला है, और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाला आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देता, उसके लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। जबकि अगर ये इलेक्ट्रॉन निकाल देते उसको बेनिफिट है, क्योंकि उसके पास जो कॉन्फ़िगरेशन उसके बाद में आएगा वो हीलियम गैस की जगह होगा, जो अभी हमने कहा इनर्ट गैस होती है, स्टेबल गैस मानी जाती है। सेम केस पहले वाले से कंपेयर करें तो अपोजिट चीज़ दिखाई दे रही है। अब बेरिलियम को एक इलेक्ट्रॉन दे के स्टेबिलिटी मिल रही है, जबकि लिथियम अगर आप इलेक्ट्रॉन दे दें तो स्टेबल से अनस्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब अब आपको लिथियम के केस में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और बेरिलियम के केस में कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ओवरऑल स्टेटमेंट ये आया हमारा कि इन केस ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव मोर एनर्जी देन अल्कली मेटल्स, but in case of second ionization energy the alkaline earth metals has less than alkali metals। और ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है। आयोनाइजेशन एनर्जी हमने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ठीक है, सबसे पहले साइज़ की बेसिस पर डिस्कस किया जाता है, इसलिए ऑक्टेट कंप्लीट होने के बावजूद भी ये इलेक्ट्रॉन देते हैं। ये मेटल्स हैं, वजह है इनकी बड़ी साइज़। तो अगर साइज़ मेन फैक्टर है जो कि आयन एनर्जी को डिसाइड करता है, तो हमने भी एटॉमिक साइज़ में लिखा था कि बेरिलियम से रेडियम तक जाने पर साइज़ बढ़ती जाती है, मतलब आउटर मोस्ट शेल के वो 2 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं, जिसकी वजह से लगने वाली एनर्जी भी कम होती जाएगी। तो हम कहेंगे डाउन द ग्रुप ionization energy decreases due to increase in size। और यही कम लगने वाली एनर्जी इन्हें इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनाती हैं, जिसके कारण ये मेटलिक नेचर के होते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बाद अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये सब के सब मेटल हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। इलेक्ट्रॉन देख के जब भी एनायन के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो अक्सर आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड्स के जो कंपाउंड होते हैं उन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहा जाता है, जो एक्वस सॉल्यूशन में डिसोशिएट हो जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में। जो बनने वाली वो पॉजिटिव आयन होती है, जैसा कि हमने देखा कि अभी अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन दे तो ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन दिखता है, इसलिए जनरली इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट मिलता है वो +2 मिलता है। तो ये जैसे ही मेटल आयन वाटर के अंदर जाते हैं तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स के लोन पेयर को अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। और ये अट्रैक्शन से जब एक बॉन्डिंग बनती है तो इस बॉन्डिंग में जो रिलीज होने वाली एनर्जी है उसे ही हाइड्रेशन एनर्जी कहा जाता है। ये कॉन्सेप्ट आगे भी बार बार आता है, पर आप देखेंगे प्रीवियस एग्जाम में ज़्यादा इन्हें अल्कली अल्कलाइन के रेफरेंस में पढ़ा गया, क्योंकि अल्कली मेटल्स भी इसी तरह पानी में जाके अपनी सिंगल पॉजिटिव चार्ज से जब वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करते हैं तो रिलीज होने वाली एनर्जी आयन एनर्जी कहलाती है। अगर मैं अल्कली अल्कलाइन को कंपेयर करूँ सबसे पहले, तो अल्कली अल्कलाइन में कंपैरिजन में देखें कि अगर मैं अल्कली की बात करूँ तो उनमें वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करने के लिए सिंगल पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि यदि मैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करूं
तो उनमें 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो अल्कली में जहाँ सिंगल पॉजिटिव चार्ज होता है, अल्कलाइन में 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में वाटर को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, इसलिए उसमें ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज होती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अल्कली के कंपेयर में अल्कलाइन अर्थ मेटल में ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज होती है। और जितनी भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती हैं वो क्योंकि इंटरनल एनर्जी कम कर रही होती है, वो स्टेबिलिटी बढ़ा रही होती हैं। तो हम यहाँ कहेंगे हाइड्रेशन एंथैल्पी के रेफरेंस में अल्कलाइन अर्थ मेटल की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है अल्कली मेटल्स के कंपेयर। इसका हम एग्जांपल दे सकते हैं। सेम फैमिली की मेंबर की बात करें, सोडियम का हैलाइड दैट इज NaCl अनहाइड्रस फॉर्म में पाया जाता है, जबकि इसी के पीरियड का मेंबर यदि मैग्नीशियम लूँ तो पाया जाता है MgCl2.6H2। कई बार आपको ये 8H2 भी मिलता है, जनरली 6 और 8 2 नंबर होते हैं पर ज़्यादा कॉमन 6 है। उसी तरह सोडियम के नेक्स्ट आता है पोटेशियम। ये दोनों ही अनहाइड्रस फॉर्म में मिलते हैं, इनमें वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए नहीं मिलते। जबकि यदि मैं कैल्शियम की बात करूं तो इसमें भी वाटर मॉलिक्यूल अटैचमेंट। ये सब्सटेंस बार बार हमारी इसमें रिपीट हो रहा है। कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड प्रीवियस में जो हमने पढ़ा था उससे बात करें, सॉल्ट में इसकी इम्प्योरिटीज को हाइग्रोस्कोपिक बना देती है, इसलिए हम जब सॉल्ट प्रिपेयर करते हैं या जब हम सॉल्वे मेथड परफॉर्म कर रहे थे तो हमने पहले इन्हें रिमूव किया था। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म। कंपैरिजन है अल्कली और अल्कलाइन के बीच का कि जहाँ सेम पीरियड के मेंबर होने के बाद भी हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी के कारण ये वाटर मॉलिक्यूल क्रिस्टल वाटर मॉलिक्यूल से जुड़े हुए मिलते हैं, जबकि ये जुड़े हुए नहीं मिलते हैं। अब हम उन्हीं के फैमिली मेंबर्स में कंपेयर करेंगे कि अगर हम बेरिलियम से रेडियम तक जाते हैं तो हमने जैसे कहा कि एक्स्ट्रा शेल ऐड होने के साथ साइज बढ़ती जाती है। तो ये जो 2 पॉजिटिव चार्ज है इनके ऊपर वो एक्चुअली बता रहे हैं 2 एक्स्ट्रा प्रोटॉन न्यूक्लियस में, क्योंकि उनके जो इक्वल नंबर के इलेक्ट्रॉन्स थे वो लॉस किए जा चुके हैं और जो एक्स्ट्रा प्रोटॉन जो अट्रैक्शन शो कर रहे हैं वो न्यूक्लियस में। तो अगर हम बात करें ये जो न्यूक्लियस के 2 एक्स्ट्रा प्रोटॉन है, अगर साइज बढ़ती जाएगी, जैसे एक शेल लॉस्ट होने के बाद इसके एक बची बेरिलियम, मैग्नीशियम में और शेल बन गई, कैल्शियम में और शेल बढ़ गई, तो आप देख रहे हैं इस तरह नीचे जाने पे शेल के नंबर बढ़ने से वो वाटर मॉलिक्यूल आसपास के जिनको अट्रैक्ट करना है उनके साथ तो बताइए दूरी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और अगर उनके साथ के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो इसके अट्रैक्शन कैपेसिटी में कमी आएगी, बॉन्ड जो है वो वीक बनेगा, जिससे हाइड्रेशन एंथैल्पी भी कम होगी। मैं फिर से आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ कि जब ये पॉजिटिव आयन अपने न्यूक्लियस में प्रेजेंट एक्स्ट्रा प्रोटॉन से वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करती हैं, बॉन्ड बनाती हैं, तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हाइड्रेशन एंथैल्पी कहते हैं। जैसे जैसे आप उसी फैमिली के दूसरे मेंबर्स की बात करते हैं, उनके पास शेल के नंबर ज़्यादा हैं, जिससे कारण न्यूक्लियस उस अनकमिंग वाटर मॉलिक्यूल से दूर होता जाता है। ये दूरी इनके बीच के बनने वाले बॉन्ड को वीक कर देती है, जिससे इसमें रिलीज होने वाली जो एनर्जी है उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। इसका मतलब डाउन द ग्रुप हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। ये सेम चीज़ हम अल्कली मेटल से पढ़ चुके हैं, कोई वेरिएशन नहीं है। तो डाउन द ग्रुप hydration enthalpy decreases. Due to increase in size. और इसका रिजल्ट देखिए, इसका रिजल्ट ये है मैग्नीशियम क्लोराइड जहाँ 6 वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा मिल रहा है, जो जनरली 8 नंबर भी हो सकता है। कैल्शियम का क्लोराइड 6 वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ रहा है। फिर आते हैं स्ट्रोंशियम और बेरियम जो सिर्फ 2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़े होते हैं। तो इन वाटर मॉलिक्यूल्स के नंबर का कम होना ये क्लियरली शो कर रहा है कि हाइड्रेशन एंथैल्पी कम हुई है,
बॉन्ड कम स्ट्रॉन्ग बन रहा है, इसलिए वाटर के मॉलिक्यूल्स का नंबर भी कम होता चला जा रहा है। और ये जो वेरिएशन है वो तो अल्कली के साथ एग्जैक्टली मैच करता है। तो आपको एक बार मैं फिर याद दिला दूँ कि अल्कली अल्कलाइन के केस में हाइड्रेशन एंथैल्पी में इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है कि जब इनके कंपाउंड्स को पानी में डाला जाता है तो इनकी पॉजिटिव के द्वारा जो वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट होते हैं, सराउंड करते हैं उसको, उसमें रिलीज होने वाली हाइड्रेशन एंथैल्पी, रिलीज होने वाली एनर्जी हाइड्रेशन एंथैल्पी कहलाती है। प्रोसेस एक्सोथर्मिक होने के कारण स्टेबिलिटी बढ़ा रही होती है, इसलिए इंपॉर्टेंट मेथड है। अल्कली जहाँ +1 से अट्रैक्ट करता है, अल्कलाइन +2 से अट्रैक्ट करता है, इसलिए ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज कर पाता है, जिसका रिजल्ट है कि NaCl KCl जहाँ एनाइड्रस फॉर्म में पाए जाते हैं उन्हीं के पीरियड मेंबर्स मैग्नीशियम क्लोराइड हाइड्रेटेड फॉर्म में पाया जाता है। बट डाउन द ग्रुप साइज बढ़ने के साथ में उन अट्रैक्ट करने वाले वाटर मॉलिक्यूल्स की दूरी बढ़ने के कारण ये हाइड्रेशन एनर्जी कम होती जाती है, जो क्लियरली दिख रही है कि अपर साइड के एटम जहाँ ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल से जुड़े होते हैं, लोअर साइड के एटम कम वाटर मॉलिक्यूल से जुड़े हुए होते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस में हम बात करेंगे, दे आर सिल्वरी वाइट मेटल, और ये चीज़ हमने अल्कली के लिए भी कही थी। ये चांदी जैसे सफ़ेद दिखते हैं, सॉफ्ट होते हैं और चमकीले होते हैं, इनकी सतह चमकती रहती है। इनके सरफेस में जो चमक होती है वो टार्निश पड़ सकती है इनके इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के कारण, क्योंकि ये एयर के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो ये अपने ऊपर ऑक्साइड्स के लेयर बना लेते हैं उसके ऑक्सीजन से रिएक्शन करके। तो प्योर स्टेट में ये बेसिकली लस्टरस सरफेस के होते हैं और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके इनकी लस्टरस सरफेस जो है वो जा सकती है। तो सॉफ्ट है, लस्टरस है, सिल्वरी वाइट है, मगर अगर अल्कली से कंपेयर करूं तो उसके कंपेयर में हार्ड है, क्योंकि आपसे मैंने पहले भी मेटलिक बॉन्ड जब कर्नल्स और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्कस किया था तो कहा था कि अल्कली केस में कर्नल जहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब पहले से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हुआ है और बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो हार्डनेस ही बढ़ा रहा है। अल्कली कंपेयर में मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ा रहा है और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा रहा है। मगर आप याद रखिए, ये आप सिर्फ तभी कहेंगे जब अल्कली को अल्कलाइन के साथ कंपेयर करे होंगे। ओवरऑल यदि कहा जाए तो एस ब्लॉक के एलिमेंट सॉफ्ट माने जाते हैं, जिनकी सिल्वरी वाइट सरफेस होती है और सरफेस जो है वो चमकीली होती है। तो दे आर सिल्वरी वाइट, lustrous, सॉफ्ट मेटल। तो जैसे मैंने कहा, इन कंपेयर टू अल्कली they are hard. Due to strong metallic bond. इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एक्सेप्शनल बिहेवियर, जैसा कि हमने अल्कली में देखा था कि फर्स्ट फैमिली मेंबर हमेशा एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखाता है, उसी तरह अगर हम इनमें बात करें तो बेरिलियम भी एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखाता है, क्योंकि कुछ एक्सेप्शनलिटी मैग्नीशियम के साथ भी शामिल होती है, जो हम फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे इससे देख सकते हैं कि जहाँ बाकी सभी मेटल सिल्वरी वाइट है, ये समवॉट ग्रेइश टेक्सचर लेते हैं, ग्रे कलर के होते हैं। तो याद रखिएगा ये पॉइंट, बेरिलियम and magnesium has grayish surface. ये हो गए इसके पॉइंट फिजिकल अपीयरेंस में। नेक्स्ट बात करें इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी।
मेटल हैं, साइज में बड़े हैं, आयन एनर्जी कम है, लार्ज साइज, लो आयोनाइजेशन एनर्जी, मेटलिक नेचर, और इनमें जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सब सपोर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के देने के लिए, इसलिए दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। डाउन द ग्रुप बात करें तो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रही है, न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के बीच में डिस्टेंस बढ़ने से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकते हैं, इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बढ़ेगा। वजह ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट में, दैट इज फ्लेम कलरेशन, और ये पॉइंट हमने अल्कली में भी डिस्कस किया था। वही बात जो मैंने अल्कली के लिए कही थी वही दोबारा दोहरा रही हूँ, आप उसे एक बार फिर से रेफर कर लीजिएगा। साइज बड़ी होने से जो आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है वो टाइटली बॉन्डेड नहीं होता न्यूक्लियस से। जो 7 रंग होते हैं विबग्योर के, उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं होती, और जैसा कि आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, इसका मतलब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जा तो सकता है मगर वो किसी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। वो एनर्जी सफिशेंट होनी चाहिए, डिसाइडेड होती है कि इतनी ही एनर्जी, कुछ एनर्जीज की फिक्स वैल्यू ही पॉसिबल होती हैं जो उसे एक्साइटेड स्टेट में ले जा सकती हैं। और अक्सर विबग्योर के 7 रंगों की एनर्जी इतनी कम होती है कि वो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं कर पाती, सफिशेंट नहीं होती। परंतु जैसे कि हमने कहा लेफ्ट साइड में होने का ये 2 ग्रुप के मेंबर्स साइज में बहुत बड़े होते हैं। हम बेरिलियम मैग्नीशियम को एक्सेप्शंस कहेंगे। अगेन हमने यहाँ पर ग्रेइश नेचर में एक्सेप्शनल बिहेवियर देखा था, वैसे ही यहाँ आएंगे कि ये बात जो मैं आपसे कह रही हूँ बेरिलियम मैग्नीशियम पे अप्लाई नहीं होती, याद रखिएगा। तो जो बेरिलियम मैग्नीशियम होते हैं वो एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखाते हैं, उनके अलावा बाकी सबकी साइज इतनी बड़ी है कि उनके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर है, और अगर उनके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर हैं तो वो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जा सकते हैं। इसलिए जब उनको फ्लेम के पास ले जाया जाता है तो फ्लेम में प्रेजेंट एनर्जी जो पर्टिकुलर कलर्स की होती है वो उसे एब्जॉर्ब करते हैं, एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, और जब ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो पुनः वो एनर्जी फिर से रिलीज होती है, और जो भी एनर्जी रिलीज होती है उसके वेवलेंथ के अकॉर्डिंग आपको कलर दिखाई देते हैं। इनमें कॉम्प्लीमेंट्री कलर का कॉन्सेप्ट काम करता है, जिसके बारे में ट्रांजिशन मेटल में डिस्कस किया जा चुका है, अल्कली मेटल में डिस्कस किया जा चुका है कि एक कलर जो एब्जॉर्ब होता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमेशा दिखता है, जैसे ब्लू का ऑरेंज और ऑरेंज का ब्लू। उसी तरह येलो वॉयलेट एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, रेड ग्रीन कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। एग्जांपल दूं तो अगर रेड लाइट एब्जॉर्ब की है तो जो सब्सटेंस है वो ग्रीन दिखाई देगा, और ग्रीन एब्जॉर्ब हुई है तो कलर रेड एब्जॉर्ब होगा। एक जनरल सेंस में बात की है, डिटेल अगर आप देखना चाहें तो ट्रांजिशन एटम एलिमेंट्स में देख सकते हैं जो बहुत सारे कलर्स होते हैं उसके बेसिस पे। तो ये अल्कली अल्कलाइन ऐसे ही 2 ग्रुप हैं, सिर्फ 2 ही ग्रुप हैं पूरी पीरियोडिक टेबल में जिनमें फ्लेम कलरेशन देखने के लिए मिलता है। तो यदि एग्जामिनेशन के क्वेश्चन में अगर आपको कहीं लिखा है कि दे शो फ्लेम कलरेशन, तो ये इनडायरेक्ट हिंट है ये बताने के लिए कि अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल है। और इसमें भी मैंने कहा बेरिलियम मैग्नीशियम शामिल नहीं है क्योंकि वो कलर नहीं दिखाते। तो बाकी जो है उन एलिमेंट्स के कलर ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। अगर हम बात करें बेरिलियम मैग्नीशियम की तो वो फ्लेम कलर नहीं दिखाते, ये ध्यान रखिएगा, डू नॉट शो फ्लेम कलर। फिर हम आते हैं बाकी एलिमेंट्स में, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम,
बेरियम एंड रेडियम। कैल्शियम जो है ब्रिक रेड कलर दिखाता है, स्ट्रॉन्शियम और रेडियम क्रिम्सन कलर दिखाते हैं, और बेरियम जो है वो एप्पल ग्रीन कलर दिखाता है। तो ये अलग अलग कलर हैं जिसमें अक्सर आप लोगों को सवालों में इस तरह भी दिया आता है, देयर इज एन एलिमेंट शोइंग एप्पल ग्रीन कलर। तो आपको एक कलर बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये सवालों में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कलर के थ्रू आप लोगों को एलिमेंट भी कई बार आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं। तो याद रखिएगा, अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं जो फ्लेम कलरेशन दिखाते हैं बिकॉज ऑफ लार्ज साइज, देयर आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स आर वीकली बॉन्डेड। और एक और चीज़, बेरिलियम मैग्नीशियम एक्सेप्शन है क्योंकि वो फ्लेम कलर नहीं दिखाते। फ्लेम कलरेशन की बात करें, इसके मेटलिक प्रॉपर्टी, दे ऑल आर मेटल, और इसलिए ये मेटल की सारी प्रॉपर्टी, मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी और हीट का अच्छा कंडक्टर होना, ये सारी प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो मेटलिक नेचर, मैलेबल, डक्टाइल and good conductor of heat and electricity. लास्ट प्रॉपर्टी फिजिकल जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है डेंसिटी। डेंसिटी को हमने अल्कली मेटल में डिस्कस किया था, चाहे पर्टिकुलर वेरिएशन दिखाई दिया था। इसके अलावा चलिए पहले हम कंपेयर कर लें। अल्कली की बात आई तो अल्कली कंपेयर में ज़्यादा डेंस होते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्ड के कारण इनकी जो क्रिस्टल पैकिंग होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो इट हैज़ मोर डेंसिटी देन अल्कली मेटल। मैंने कहा मेटलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने से क्रिस्टल पैकिंग ज़्यादा इफेक्टिव है, इसकी वजह से इनकी डेंसिटी ज़्यादा है। और डाउन द ग्रुप कोई वेरिएशन नहीं दिखाई देता, रेगुलरिटी कैल्शियम तक ये कम होती है और कैल्शियम के साथ ये बढ़ने लगती है। तो डाउन द ग्रुप it is decrease up to calcium and then increase. ये हुई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी में हम ये डिस्कस करते हैं कि जब हम इनकी सब्सटेंस के साथ रिएक्शन होगी तो ये किस तरह के कंपाउंड बनाएंगे, उनका कैसा बिहेवियर होगा। इन्हीं के एच ब्लॉक मेंबर अल्कली के साथ कंपेयर किया जाए तो इनकी साइज़ छोटी हो चुकी है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम हो चुकी है, जो कि हम देख चुके हैं कि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट एनर्जी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये धीरे रिएक्शन करेंगे अल्कली मेटल के कंपेयर में। देयरफॉर दे आर कॉल्ड लेस रिएक्टिव देन अल्कली मेटल्स। तो मेरे ख्याल से क्लियर है आप लोगों को। हम देख चुके हैं साइज़ इनकी छोटी है, जैसे कि आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब हैं, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होने के कारण इनके लिए अल्कली कंपेयर में इतना आसान नहीं है इलेक्ट्रॉन देना, जिससे रिएक्शन की स्पीड कम होती है इनकी। देयरफॉर दे कॉल लेस रिएक्टिव देन अल्कली मेटल्स। तो इम्पॉर्टेंट है लेस रिएक्टिव देन अल्कली मेटल।
और डाउन द ग्रुप जाने पे साइज़ बढ़ेगी और साइज़ बढ़ने से क्योंकि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन देने में आसानी होगी जिससे रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। हम सबसे पहले लिखे हैं रिएक्शन विथ एयर। रिएक्शन विथ एयर में मेनली 3 चीज़ों के साथ डिस्कशन होगा, एक ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन और एक मॉइस्चर। सबसे पहले वापस हम कोई एनॉमलस बिहेवियर दिख रहे हैं, याद कीजिए बेरिलियम मैग्नीशियम एनॉमली दिखा रहे थे। मेनली हम बेरिलियम डिस्कस करेंगे पर कुछ पॉइंट में मैग्नीशियम भी इसमें शामिल है कि वो ग्रेश नेचर के थे। इसके अलावा हमने देखा उन्होंने फ्लेम कलरेशन नहीं शो किया। उसी तरह बेरिलियम और मैग्नीशियम काइनेटिकली कहा जाए तो रिएक्टिव नहीं है। काइनेटिक्स एक ब्रांच होती है केमिस्ट्री में जिसमें किसी दो सब्सटेंस के बीच में होने वाली रिएक्शन की स्पीड डिस्कस की जाती है। अगर स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है तो हम इसे काइनेटिकली फेवर्ड नहीं मानते। तो ऐसा ही यहाँ पर भी है, छोटी साइज हाई एनर्जी इन्हें आसानी से रिएक्शन नहीं करने देती। तो बेरिलियम मैग्नीशियम आर काइनेटिकली नॉट रिएक्टिव। तो ऐसा क्या है जो इनकी स्पीड को इतना कम कर देता है? ऐसा ये है कि इनके ऊपर इनका नेचर होता है कि अपने ऊपर प्रोटेक्टिव ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट में यही नेचर आप याद कीजिए, मैंने क्रोमियम के बारे में बताया था कि क्योंकि अपने ऊपर एक लेयर बना देते हैं, उस लेयर के कारण जो अंदर के सरफेस के एटम है अब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आ पा रहे, इसलिए रिएक्शन नहीं हो पा रही। तो वजह है प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। मगर यदि या आप इसे बारीक पीस दें, यदि आप इसे पाउडर फॉर्म में कर दें तो पाउडर फॉर्म में करने की वजह से ऑब्वियसली जो बल्क के एटम है वो भी बाहर आ जाएंगे और ये फिर स्पीडली रिएक्ट करना शुरू कर देगा। एयर में मेनली मौजूद ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाएगा, नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड बनाएंगे और मॉइस्चर के साथ ये हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। जैसे कि अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल ज़्यादा एफिनिटी ऑफ वाटर के लिए जाना जाते हैं और प्रेफर करते हैं हाइड्रोक्साइड बनाना, तो उसी तरह ये रिएक्ट करेंगे। आप लोगों को मैंने आज बोला कि कई बार कुछ कलर्स होते हैं जो एलिमेंट्स के आइडेंटिफिकेशन में यूज़ किए जाते हैं, लाइक दे सेड देयर इज अ एलिमेंट विच शो ब्रिक रेड कलर इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लेम। तो आपको ब्रिक रेड कलर सुनते ही समझ में आता है कैल्शियम की बात की जा रही है। या फिर कहा कि एप्पल ग्रीन कलर शो करा फ्लेम के प्रेजेंस में, आपको तुरंत समझ में आता है बेरियम की बात की जाती है। उसी तरह ये बहुत ज़्यादा जब पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किए जाते हैं, एयर के कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो ये ब्राइटनेस के साथ, चमक के साथ जलते हैं। और बेरिलियम और मैग्नीशियम जो दोनों ही चमक के साथ में जलते हैं, इसमें मैग्नीशियम जो साइज़ में बड़ा है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, बेरिलियम के कम में वो ज़्यादा चमक के साथ जलता है। तो अगर बना रहा है दे बर्न इन एयर ब्रिलियंटली, तो बेरिलियम की बात कर रहे हैं। और यदि कहा जा रहा है डेजलिंग ब्रिलियंटली, तो फिर मैग्नीशियम की बात की जा रही है। तो in the powdered form, पाउडर्ड फॉर्म में आप समझ गए होंगे कि क्या हुआ, जो अंदर के बल्क के एटम है वो भी आ गए बाहर। तो इन द पाउडर्ड फॉर्म रिएक्ट विथ एयर, क्या क्या बनाएंगे? ऑक्साइड्स विथ ऑक्सीजन, they form oxides, so general formula BeO, MgO, with nitrogen form nitride। अल्कली में एक बार कंपेयर करना चाहते हो आप, याद करें अल्कली में सिर्फ लिथियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करता था, मगर ये पूरी फैमिली रिएक्ट करती है। आप इस तरह भी याद रख सकते हैं, बेरिलियम लिथियम का डायगोनल रिलेशनशिप होता है मैग्नीशियम के साथ, और मैग्नीशियम
मेन नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, वो कोई एनॉमलर एलिमेंट नहीं है, बेरिलियम है। तो अगर मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो उसकी प्रॉपर्टी उसके पूरे फैमिली मेंबर के साथ मैच करेगी, वो एनॉमलस एलिमेंट नहीं है, सेकेंड एलिमेंट है, तो पूरी फैमिली नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड बनाएगी। Mg3N2 Mg3N2, और जैसे कि मैंने कहा मॉइस्चर भी होता है, तो विथ मॉइस्चर दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बाकी फैमिली मेंबर्स की बात करें तो दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, स्पीडली रिएक्ट विद एयर, फॉर्म ऑक्साइड्स एंड नाइट्राइड एंड हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम की बात करें, रेडियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसे ज़्यादा डिस्कस नहीं किया था। तो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। Speedily react with air, form oxide, nitrides with nitrogen, nitride, जनरल फॉर्मूला M3, नाइट्रोजन की वैलेंसी, इनकी वैलेंसी 2, with moisture form hydroxide, प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण MOH होल ट्वाइस। और आपने देखा मैंने ऑक्सीजन की बात नहीं की, क्योंकि जैसे मेनली तो अल्कली में पढ़ते हैं कि लिथियम छोटी साइज के कारण छोटे ऑक्सीजन से जुड़ के ऑक्साइड बनाता है, सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है जिसके साथ इसकी मैच करती है बाकी सुपर ऑक्साइड। ये थोड़ा बहुत है हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, जैसे कि बेरिलियम भी ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम भी ऑक्साइड बनाता है, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम ये जो है वो ऑक्साइड बनाते हैं। द ऑक्साइड्स ऑफ जनरल फार्मूला MO। जबकि यदि मैं बात करूं मेनली बेरियम की और रेडियम की, तो दे प्रेफर टू फॉर्म सुपर ऑक्साइड। और यहाँ पर इस तरह यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूले में वेरिएशन आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। और एक चीज़ बता दूँ, ये थर्मली बहुत स्टेबल होते हैं और इनकी थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप कम होती जाती है, और इनकी हाई थर्मल स्टेबिलिटी कारण अगर आपने रिफ्रैक्टरी मटेरियल पढ़े हो तो उसको बनाने में इनका यूज़ होता है। तो दे आर थर्मली स्टेबल, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड डाउन द ग्रुप thermal stability decreases. तो ये इसकी रिएक्शन में। तो ऑक्सीजन हम इंडिविजुअल बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बेरिलियम ऑक्साइड की और मैग्नीशियम ऑक्साइड की।